ये हमारे जो टीजीटी, पीजीटी, एमसीक्यू सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं, उसी के रेफ़रेंस में हम आपके लिए जो है यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं, उनको हम सॉल्व कराएँगे, जिसको आपको जो है आपके एप्लीकेशन पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको देख पाएँगे। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिले हम इसको जो है शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो कि हमने ऑलमोस्ट 500-700 मिसलेनियस क्वेश्चंस का एक पूरा क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, जिसको हम आपको पार्ट-पार्ट में करके बताएँगे। जो क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर टीडीसी एग्जामिनेशन, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे मेंस आंसर राइटिंग में। एंड जीआईसी लेक्चरर के भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ये हेल्प करेंगे। तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो ऑफ़न ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको आने चाहिए। तो उस क्वेश्चंस की एक पूरे क्वेश्चन बैंक मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 500 क्वेश्चंस हैं, जिनको मैंने तैयार किया है। तो मैं धीरे-धीरे आपको थोड़ा-थोड़ा करके इसको भी देता जाऊँगा, और साथ-साथ में आपके सिलेबस में जो राइटर प्रिस्क्राइब्ड हैं, उन पर भी हम वीडियोज़ लेकर के आएँगे, उन पर भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व कराएँगे। तो चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं हम। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जेन आयर किसने लिखा हुआ है? ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे इनमें से क्वेश्चंस जानते हैं उनके आंसर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं पता हुआ है। तो जेन आयर आप सबको पता है कि हमारी ब्रोंटी सिस्टर्स थी, 3 बहनें थी, शार्लेट ब्रोंटी, एमिली ब्रोंटी, एन ब्रोंटी। इसी में से जेन आयर जो सबसे जो है फेमस इनकी बुक है हमारी शार्लेट ब्रोंटी। शार्लेट ब्रोंटी की 1847 में पब्लिश्ड बुक है, जिसका नाम है जेन आयर। ध्यान रखिएगा, जेन आयर बहुत ही फेमस बुक है, किसकी? शार्लेट ब्रोंटी की। तो आंसर ए हमारा राइट है, ठीक है? शार्लेट ब्रोंटी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हु क्वाइंड हु क्वाइंड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टर्म किसने क्वाइन किया हुआ है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टर्म किसने क्वाइन हुआ है? तो ऑप्शंस आर वर्जीनिया वुल्फ, विलियम जेम्स, जेम्स जॉयस और टीएस इलियट। आपको बताना है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस आपको बहुत सारे हमारे बच्चे जानते होंगे कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जो है पहली बार उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टर्म को यूज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम ही यूज्ड। उनका नाम क्या था? यस एब्सोल्युटली, जो बच्चे जानते हैं, विलियम जेम्स उनका नाम था। बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। हालांकि बाद में इस पर बहुत सारा काम किया हमारे जो लिटरेरी क्रिटिक्स थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पे बहुत राइटिंग हुई है। चाहे वो हमारे जो है वर्जीनिया वुल्फ को देख लीजिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पे खूब काम किया है। उसके बाद आप जो है हमारे डीएच लॉरेंस साहब को देख लीजिए, उन्होंने भी बहुत काम किया। बहुत सारे राइटर्स हैं, फॉकनर भी हैं हमारे, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पर काम करते हैं। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट हमारा किस वर्स फॉर्म में लिखा गया? ये देखिए रैंडम क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, रैंडमली पिक किए गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि पैराडाइज लॉस्ट हमारा ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है? ब्लैंक वर्स आपको पता ही है क्या होता है? ब्लैंक वर्स क्या है? अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स बोलते हैं। अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर लाइंस जो होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? ब्लैंक वर्स लाइन कहलाती है, ठीक है? तो बी इज द राइट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट हमारा ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है? नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द एलिजाबेथन एज रिफर्स टू द रेन ऑफ, कर रहे हैं एलिजाबेथन एज जब हम बात करते हैं, तो ये हमें किसके शासन की याद दिलाता है? किसको रेफर करता है? रेन ऑफ होम, किसके रेन को रेफर करता है? तो एब्सोल्युटली ये हमारा देखें तो सबसे ज्यादा एलिजाबेथन फर्स्ट को रेफर करता है यहाँ पर ना, जो हमारा एलिजाबेथन एज है, क्योंकि ये एलिजाबेथ फर्स्ट जो है, ये उस समय क्वीन थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी थी। कब से? 1558 से लेकर के 1603 तक ना। इसके पहले हमारी क्वीन मैरी थी, उसके बाद 1603 में जेम्स साहब आए, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, जेम्स फर्स्ट आए हैं। तो ये हमारा 1558 से 1603 तक का जो पीरियड है, इस दौरान इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ। तो रानी एलिजाबेथ थी, इसीलिए इस पीरियड को हम
एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट वेटिंग फॉर गोडो? वेटिंग फॉर गोडो किसने लिखा है? तो आप सब जानते हैं वेटिंग फॉर गोडो जो है हमारा ये अब्सर्ड, थिएटर ऑफ अब्सर्ड, आप सब लोग जानते होंगे थिएटर ऑफ अब्सर्ड। जो नहीं जानते तो उनके लिए बता दूं, थिएटर ऑफ अब्सर्ड के रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट थे जिनका नाम था सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट। बेकेट साहब की बहुत ही फेमस अब्सर्डिस्ट प्ले है, दैट इज वेटिंग फॉर गोडो। तो वेटिंग फॉर गोडो में बी इज द राइट आंसर, सैमुअल बेकेट ने लिखा है। इट इज अ प्ले, ये एक प्ले है, ध्यान रखेंगे, एक प्ले है। कैसा प्ले है? तो अब्सर्डिस्ट प्ले है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब्सर्डिस्ट प्ले है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, द टर्म ट्रेजिक कॉमेडी मीन्स। ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब क्या होता है टर्म? तो ट्रेजिक कॉमेडी कल परसों में हमने अभी एक वीडियो जो है एलटी ग्रेड मेंस में ट्रेजिक कॉमेडी पे काफ़ी विधिवत तरीके से वहाँ पर आपको समझाया है कि जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों एलिमेंट मिक्स्ड होते हैं ना। तो अ प्ले ब्लेंडिंग बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी इज नोन एज ट्रेजी कॉमेडी। ध्यान रखिएगा, ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं और आप गलत कर देते हैं। एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें एग्जामिनेशन से बाहर कर देते हैं अगर हम इस पे ध्यान न दें। हु रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस आप जानते ही हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है हमारी विमेन नॉवेलिस्ट की अगर हम जब बात करते हैं तो जेन ऑस्टिन का नाम बहुत बड़ा आता है। तो इनकी प्राइड एंड प्रेजुडिस कब लिखी? 1813 में। 1813 में पब्लिश हुई। हालांकि ये लिखी तो गई थी 1798-99 के आसपास ही, लेकिन इसको पब्लिकेशन नहीं मिला 17 साल तक। 96 में ही लिखी गई थी, 96 से 98 के बीच में, लेकिन बाद में ये पब्लिश हुई 1813 में ना। तो जेन ऑस्टिन की बड़ी ही फेमस ये नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है। इसमें भी एलिजाबेथ नाम की एक करेक्टर है जो इसकी हीरोइन है, वो अक्सर एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है, और कैप्टन डार्सी का करेक्टर भी अक्सर पूछता है। शेक्सपियर्स पोएटिक फॉर्म फॉर मोस्ट ऑफ हिज सॉनेट्स। ज्यादातर अपने सॉनेट्स में शेक्सपियर ने कौन सा पोएटिक फॉर्म यूज किया है? तो आप सबको पता है शेक्सपियरियन सॉनेट के नाम से हम उसको जानते हैं। इसको हम इंग्लिश सॉनेट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश सॉनेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये राइम स्कीम जो फॉलो करती है, ये स्ट्रक्चर हमारा सोनेट का 3 क्वार्टर फॉलोड बाय अ राइमिंग कपलेट, दैट इज शेक्सपियरियन सोनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, द रोमांटिक पोएट निकनेम्ड मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो। करें, एक ऐसा रोमांटिक पोएट जिसको निकनेम दिया गया था कि मैड है, वो बैड है और डेंजरस है ना। ध्यान रखिएगा, ये किसके बारे में कहा गया है? बड़ा ही फेमस राइटर था, आप सबने पढ़ा ही होगा, हाँ, डॉन जुआन से आप परिचित होंगे। तो यस एब्सोल्युटली इट वाज लॉर्ड बायरन ना, लॉर्ड बायरन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बायरन को जो है एक लेडी कैरोलिन थी, लेडी कैरोलिन लैम्ब, लेडी कैरोलिन कैरोलिन लैम्ब, इनको कहती थी जो है, बायरन को इस तरीके से बुलाती थी कि ही इज मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेडी कैरोलिन लैम्ब इनको जो है मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो से बुलाया करती थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द ग्रीक ट्रेजेडी एडिपस रेक्स वाज रिटन बाय। करें, ग्रीक ट्रेजेडी एडिपस रेक्स जो है वो किसने लिखा हुआ है? तो आप चले जाइए ग्रीक, ग्रीक में 3 नाम अभी मैंने आपको बताया हुआ था ट्रेजेडी जब पढ़ा रहे थे, यूरिपिडीज, सोफोक्लिस और एक्विलस, तीनों नाम बताए थे। एरिस्टोफेन तो कॉमेडियन हैं, ये हमारे कॉमेडी राइटर हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ दीजिए, ट्रेजेडी की बात हो रही तो 3 नाम आएंगे। तो एडिपस रेक्स किसने लिखा है? तो बिल्कुल आप लोग सही हैं, सोफोक्लिस। सोफोक्लिस का एडिपस रेक्स है, जो कि एक एंशियंट ग्रीक प्ले है, एंशियंट ग्रीक प्ले है, दैट इज सोफोक्लिस का एडिपस रेक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? आप सब जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे बिगिनर्स भी होते हैं बच्चे जो आए हुए हैं एग्जाम में, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो नहीं जानते। तो भैया आप लोग जान लो, जेफरी चासर महोदय हमारे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहलाते हैं, ठीक है। इनकी सबसे फेमस बुक आपको पता ही होगी, कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स इनकी सबसे फेमस बुक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है द लास्ट जनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ध्यान रखिए फ्रेज लास्ट जनरेशन रेफर्स टू राइटर्स हु रिस्पॉन्डेड टू। कह रहे हैं ये कैसे राइटर को रेफर करता है जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है किसको, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को, सेकंड को, द विक्टोरियन एरा को, या रोमांटिक पीरियड को। तो देखो लास्ट जनरेशन जो है अगर हम बात करें तो ये 20th सेंचुरी का है। 20th सेंचुरी में तो ये दो एज तो हमारे ऑलमोस्ट ये तो कट जाएगा पूरा कंप्लीटली। विक्टोरियन एरा थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं विक्टोरियन एरा के, वो थोड़े थोड़े बहुत जो है चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत देखने को अब भी मिलते हैं। लेकिन दो ये आंसर्स हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें लास्ट जनरेशन हमारा जो था ये पहले वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, ध्यान रखिएगा बहुत ही फेमस है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये कुछ अमेरिकन जो है, अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स राइटर्स थे, ध्यान रखिएगा। एक्सपैट्रिएट जो है एग्जाइल्ड राइटर थे ना, बाहर निकाले हुए, देश निकाला किए हुए एग्जाइल्ड राइटर्स का ग्रुप था, ध्यान रखिएगा। राइटर्स जो कि क्या कहते थे, इस पेरिस में इन लोगों का ग्रुप जो है एक साथ रहा करता था, कह सकते थे, या मिलते जुलते थे, जो भी हो। तो अमेरिकन एक्सपैट्रिएट राइटर्स, एग्जाइल्ड राइटर्स का ये ग्रुप था जिनको लास्ट जनरेशन कहा जाता है। और ये जो लास्ट जनरेशन टर्म है, ध्यान रखिएगा, ये टर्म कॉइन किया गया था हमारे गर्ट्रूड स्टेन द्वारा, ध्यान रखिएगा, गर्ट्रूड स्टेन द्वारा। स्पेलिंग थोड़ा सा मिला लीजिएगा। गर्ट्रूड स्टेन द्वारा जो है इसको कॉइन किया गया था, लास्ट जनरेशन। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये टर्म रेफर किसको करता है, तो अ ग्रुप ऑफ राइटर्स, अमेरिकन एक्सपैट्रिएट राइटर्स ना, who were living in Paris or somewhere near Paris after वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये जो है पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है अमेरिकन एक्सपैट्रिएट राइटर्स थे जो कि पेरिस में रहा करते थे। द मूवमेंट दैट रिजेक्टेड विक्टोरियन कन्वेंशंस एंड एम्फसाइज्ड एस्थेटिसिज्म। कह रहे कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसने विक्टोरियन कन्वेंशन को रिजेक्ट कर दिया और एस्थेटिसिज्म पर ज्यादा फोकस किया, वो कौन सा मूवमेंट था? इट वाज मॉडर्निज्म था, डिकाडेंस था, नेचुरलिज्म था, या रियलिज्म था? तो भैया अब मैं आपको बताऊं, डिकाडेंट पोएट थे, एक मूवमेंट चला था, ठीक है, जिसका नाम था द डिकाडेंट मूवमेंट। डिकाडेंट मूवमेंट किस लिए जाना जाता था आपको सबको पता होगा। डिकाडेंट मूवमेंट वाज नोन फॉर इट्स मोटो वाज what? Art for art's sake ना, ये मूवमेंट जो है जिसको हम डिकाडेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसका मोटो था, डिकाडेंट मूवमेंट का मोटो था आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। इसको हम डिकाडेंट मूवमेंट भी बोलते हैं, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक मूवमेंट भी बोलते हैं। ये एस्थेटिसिज्म पर फोकस करता है ना, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक क्या है, एस्थेटिसिज्म पर फोकस करता है। तो विक्टोरियन कन्वेंशन के ये अगेंस्ट था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से मिले, जो डिकाडेंट पोएट्स हमारे थे, या कह रहे हैं आर्ट्स फॉर आर्ट्स के जो पोएट थे वो हमारे विक्टोरियन कन्वेंशन के अगेंस्ट थे, ध्यान रखिएगा, और एस्थेटिसिज्म को मानते थे ना। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, डिकाडेंट मूवमेंट, ठीक है। 1890s के आसपास ये मूवमेंट हमारा खूब प्रेवेलेंट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरेरी डिवाइस ड्रामेटिक आयरनी मीन्स क्या है? ड्रामेटिक आयरनी आप सबको पता है, आयरनी हमने पढ़ाया हुआ है, जाकर देखिएगा, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी ना, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। आयरनी जो है आइडियाज़ के, हमारे जो आयरनीज हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ड्रामेटिक आयरनी का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑडियंस नोज व्हाट द कैरेक्टर डज नॉट। कह रहे हैं कि जब ऑडियंस को ये पता चलता है जो कैरेक्टर को नहीं पता है, मतलब ऑडियंस को पता होती है लेकिन कैरेक्टर ऑन द स्टेज उसको पता नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी।
ड्रामेटिक मतलब द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन द स्टेज। ऑडियंस को पता है, ऑडियंस को पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अदर करेक्टर्स ऑफ द स्टेज आर अनअवेयर। करेक्टर जो अदर हैं वो अनअवेयर होते हैं, ऑडियंस को पता है कि आई एम प्लानिंग समथिंग। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ड्रामेटिक आर्निंग कहलाता है। जब ऑडियंस को जानकारी होती है, ऑडियंस नोज इन्फॉर्मेशन दैट अ करेक्टर डज नॉट, लेकिन एक करेक्टर को पता नहीं होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, ड्रामेटिक आर्नी कहलाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगला हमारा है एनिमल फॉर्म इज एन एलेगरी फॉर। एनिमल फॉर्म किसकी एलेगरी है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस है, आप सबको पता होगा एनिमल फॉर्म के राइटर कौन है, आपको पता होगा ना। रसा के कौन थे? रसा के जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल साहब ना। तो इन्हीं का एनुअल फॉर्म था। ये किसकी एलेगरी है? तो इट वाज एन एलेगरी ऑफ कम्युनिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन ना। कम्युनिज्म और रशियन रेवोल्यूशन की एलेगरी थी, बहुत ही फेमस नॉवेल है। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म बहुत ही फेमस नॉवेल है ना, जो सोवियत रूस जो है उसके कम्युनिज्म को दिखाता है, मतलब रशियन रेवोल्यूशन को दिखाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोम ओड टू नाइटिंगेल इज रिटन बाय। आप सबको पता है ओड टू नाइटिंगेल हमारे कीट्स साहब जो थे, रोमांटिक पोएट हमारे थे कीट्स। ग्रेट रोमांटिक ओड राइटर भी हमारे कीट्स माने जाते हैं। तो कीट्स साहब ने ओड टू नाइटिंगेल लिखा हुआ है। द ऑथर ऑफ मिडल मार्च, मिडल मार्च किसने लिखा है? मिडल मार्च आप जानते हैं, ये भी एक बहुत फेमस मैरी एन इवांस, जिनको हम लोग नाम से जानते हैं। इनका निक नेम था जॉर्ज इलियट। ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम है मैरी एन इवांस, लेकिन इनका निक नेम क्या है? जॉर्ज इलियट। इन्होंने ही मिडल मार्च नामक जो है नॉवेल अपना लिखा था। नाउ द नेक्स्ट वन, हु सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। आप सबको पता है कीट्स की बड़ी फेमस लाइन है, कहाँ से? एंडीमियान से। एंडीमियान से लिखी, बहुत एग्जाम में कोट की जाती है, लेकिन हम कंफ्यूज कर जाते हैं, खास करके जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये वाली लाइन में, और एक व्हाट इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ। प्राय हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये किसकी लाइन है तो वो किसकी लाइन है। बहुत सारे लोग उसको एंडीमियान की बता देंगे और इसको ग्रेसियन अर्न की बता देंगे, उल्टा कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी एंडीमियान की लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जबकि दूसरी हमारी जो है वो, दूसरी हमारी जो है वो किसकी है? वो ग्रेसियन अर्न की है ना। ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी ट्रुथ, दैट इज ऑल ई नीड नो ऑन अर्थ। विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय डिकेंस। इसमें से डिकेंस का वर्क कौन सा नहीं है? ओलिवर ट्विस्ट आप सबको पता है, डिकेंस की बहुत ही फेमस नावल है, इसमें कोई डाउट नहीं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये भी हमारी 1860 के आसपास, 59 के आसपास आई थी, ये भी बड़ी फेमस इनकी नावल है। वैनिटी फेयर आप सबको पता है, ये वैनिटी फेयर हमारा किसने लिखा है? डब्ल्यू एम थैकरे साहब ने ना। इनका पूरा नाम क्या है? विलियम मैकपीस थैकरे। विलियम मैकपीस थैकरे। वैनिटी फेयर जो कि हमारे बनियान के पिलग्रिम प्रोग्रेस से टाइटल लिया गया है। बनियान के पिलग्रिम, पिलग्रिम प्रोग्रेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वैनिटी फेयर। नाउ द नेक्स्ट वन, द मेन थीम ऑफ डॉक्टर फॉस्टस इज। डॉक्टर फॉस्टस आप सबको पता है क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत ही फेमस प्ले है। डॉक्टर फॉस्टस हमारे क्रिस्टोफर मार्लो साहब का। तो ये इसकी थीम क्या है? तो लव कॉन्कर्स ऑल तो इसकी थीम हो नहीं सकती। स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल थोड़ा बहुत ये भी है, लेकिन ये थीम नहीं है। थीम इसकी है द डेंजर्स ऑफ ओवर रीचिंग एम्बिशन। जब एम्बिशन बहुत ज्यादा ओवर रीच कर जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है ना। तो डॉक्टर फास्टस का जो एम्बिशन है लर्न करने का, नॉलेज हंगर कह सकते हैं, नॉलेज एंड पावर का जो हंगर उसके अंदर है, एम्बिशन जो उनके अंदर है, दैट इज इनसैटिएबल हंगर, दैट इज इनसैटिएबल एम्बिशन। और यही इनसैटिएबल एम्बिशन क्या करता है? उसके डाउनफॉल को क्रिएट करता है डॉक्टर फास्टस के। तो डेंजर्स ऑफ ओवर रीचिंग एम्बिशन हमारा क्या है? दैट इज देखिए, गुड एंड इविल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो थीम नहीं है कंप्लीट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुबला खां बड़ी ही फेमस पोम है,
ड्रीम पोम हमारी कुबला खां। कुबला खां हमारे रोमांटिक पोएट थे, रोमांटिक क्रिटिक थे, रोमांटिक पोएट, क्रिटिक, ठीक है। ओड भी इन्होंने लिखा है, तो ओड राइटर भी हम कह सकते हैं इनको, ओड राइटर हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है आप सबको पता होगा कि ये जो पोम है ड्रीम पोम है। माना जाता है कि जब ओपियम इंड्यूस्ड थे ये हमारे ओपियम इंड्यूस्ड ड्रीम जो है ये हमारे लिखा था किसने, एस.टी. कॉलरिज साहब ने, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ध्यान रखिएगा, जो हमारे बच्चे थोड़े से नए होते हैं फुल फॉर्म वगैरह भी कभी-कभी टीजीटी पे देखिए टीजीटी पीजीटी लेवल में कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, इसका फुल फॉर्म क्या है एस.टी. कॉलरिज का, सैमुअल टेलर कॉलरिज, हाँ, सैम टर्किन कॉलरिज, ऐसे आपको कुछ भी दे देगा ना, तो आपको पता रहना चाहिए। स्पेलिंग भी मैच करने के लिए कभी-कभी दे देता है। द फर्स्ट इपिक इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में हमारी पहली इपिक कौन सी मानी जाती है, तो फेरी क्वीन नहीं मानी जाती पहली इपिक। बेओल्फ, हाँ बिल्कुल सही है, बेओल्फ ही मानी जाती। क्यों भैया, ये अननोन है, इसके राइटर का हमें नहीं पता है, लेकिन ये पहली इंग्लिश इपिक मानी जाती है, ठीक है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में मैंने इसको कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा, पहली इंग्लिश एपिक मानी जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज कॉइन्ड बाय, मेटाफिजिकल टर्म किसने कॉइन किया था, मेटाफिजिकल पोएट टर्म किसने कॉइन किया था, तो बिल्कुल सही है, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन्होंने अपनी वर्क में जो है जब एक्सप्लेन कर रहे थे जो है इनके जो लाइव्स ऑफ पोएट है जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट यूज़ किया था, खास करके अब्राहम काले के बारे में जब ये बता रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म किसने यूज़ किया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। हु रोट टू द लाइट हाउस, बड़ी ही फेमस जो है हमारी बुक है, ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक पर लिखी गई है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मॉडर्निस्ट नॉवेल है, तो इसमें से मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट में हमारे कौन से हैं, यस एब्सोल्युटली इट इज़ वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जो है एक मॉडर्निस्ट जो है नॉवलिस्ट थी, उन्हीं की ये नॉवेल है टू द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ हैमलेट सफर्स फ्रॉम, कह रहे हैं कि हैमलेट का जो सेंट्रल कैरेक्टर है जो कि हैमलेट खुद है, हैमलेट खुद ही है, वो किस चीज से सफर कर रहा है, तो हैमलेट सफर्स फ्रॉम इनडिसीजन ना, हैमलेट के अंदर इनडिसीजन है, ध्यान रखिएगा। हैमलेट इनडिसिजिव है, तो इनडिसीजन, हैमलेट इज नोन फॉर हिज इनडिसिजिवनेस ना, अपने इनडिसिजिवनेस के लिए जाना जाता है, हालांकि फिलोसफिकल पॉन्डरिंग बहुत थी इसीलिए इनडिसीजन था, स्कॉलरली व्यक्ति था ना, तो इनडिसिजिव हो ही जाते हैं पढ़े लिखे लोग। द राइज ऑफ द नॉवेल इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द, करें नावल के अगर राइज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एसोसिएट किससे करता है, इट वाज रेस्टोरेशन, विक्टोरियन, 18th सेंचुरी या एलिजाबेथन, तो भैया 18th सेंचुरी में सबसे ज्यादा नॉवेल का उदय हमारा 18th सेंचुरी माना जाता है ना, द नॉवेल गेन पॉपुलरिटी इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में इसको पॉपुलरिटी मिलती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1870 1700 समथिंग से शुरू होता है, 1700 कुछ से। चलिए आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है टर्म द पोएटिक टर्म फॉर अ 9 लाइन स्टैंजा विथ राइमिंग ए बी बी सी, ये हमारा ए बी बी सी और लास्ट में सी, ये राइमिंग वाला 9 लाइन स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, तो ये स्टैंजा जो है इसकी खोज ही की गई थी हमारे स्पेंसर द्वारा, एडमंड एडमंड स्पेंसर, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही इस स्टैंजा को कॉइन किया था, किसमें,
इन्होंने पहली बार किया था अपने फेरी क्वीन के लिए, द फेरी क्वीन, ठीक है? तो फेरी क्वीन के लिए किया था, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्पेंसरियन स्टैंजा, स्पेंसरियन स्टैंजा। तो स्पेंसरियन स्टैंजा वाज इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर। फॉर द फर्स्ट टाइम ही यूज्ड इट इन हिज एपिक द फेरी क्वीन। एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किसने लिखा है? तो ये ग्रे की बहुत फेमस एलजी है। ज्यादातर बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थीम ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बड़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल है, बड़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हमारी विलियम गोल्डिंग साहब की नॉवेल है, ध्यान रखेंगे, विलियम गोल्डिंग साहब का ये नॉवेल है। और गोल्डिंग साहब इसमें जो है वो सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी का जो थीम है वो सबसे ज्यादा दिखाते हैं, सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी। तो ये इसमें कह रहे हैं कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी भैया थीम है द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड द करप्शन ऑफ पावर ना। चारों जो करेक्टर मेन हैं आप देखते हैं ना, कैसे धीरे धीरे बच्चे जो हैं उनका इनोसेंस गायब होता चला जा रहा है, और पावर कैसे जैसे जैसे जो पावर में आता है वो करप्ट होता चला जा रहा है ना। तो करप्शन ऑफ पावर और कैसे कैसे इनोसेंस हमारा चला जाता है उसको दिखाता है। नाउ द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वाज कंपाइल्ड बाय, पहली इंग्लिश डिक्शनरी किसने कंपाइल की थी? तो इट वाज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिनकी डिक्शनरी का नाम क्या था? अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये पब्लिश कब हुई थी भैया? तो ये पब्लिश हुई थी 1755 में, कंपाइल करके इसको। तो फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर हमारे जो है लेक्सिकन कौन थे? वो हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन साहब थे। नाउ द टर्म बिल्डंगस रोमन, देखिए भैया बिल्डंगस रोमन किसके लिए आता है? तो बिल्डंगस रोमन हमारा जो है ऐसे ऐसे जो कंपोजिशंस होते हैं, क्रिएशंस होते हैं जिनमें कमिंग ऑफ एज को दिखाता है, ठीक है? कमिंग ऑफ एज नॉवेल जो है, खास करके कमिंग ऑफ एज नॉवेल, जैसे द ग्रेट एक्सपेक्टेशन आप देखिए, जो है डेविड कॉपरफील्ड देखिए, तो कमिंग ऑफ एज नॉवेल है ना। तो ये क्या कहलाता है हमारा? विल्डंगस रोमन नॉवेल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ये एक जर्मन टर्म है, जर्मन टर्म है, जर्मन जर्मन टर्म है, जिसको हम बोलते हैं क्या? नॉवेल ऑफ एजुकेशन, नॉवेल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन अबाउट समवन्स पर्सनल ग्रोथ, समवन पर्सनल ग्रोथ, किसी के जीवन का जो ग्रोथ है ना, पर्सनल ग्रोथ है, बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानी, वो हमारी इस कैटेगरी में आती है। नाउ द नेक्स्ट वन, द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी वाज कॉइन्ड बाय, पैथेटिक फैलेसी फ्रेज किसने कॉइन किया था भैया? तो ध्यान रखना, इट वाज कॉइन्ड बाय, इट वाज कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन। जॉन रस्किन कहते हैं कि जो ह्यूमन इमोशंस है वो नेचर के अंदर भी है, मतलब नेचर को भी ह्यूमन इमोशंस देने का काम करते हैं ये, यही क्या कहलाता है? पैथेटिक फैलेसी कहलाता है। पेड़ भी रोते हैं ना, यही है पैथेटिक फैलेसी, यही है पैथेटिक फैलेसी। ये टर्म कॉइन किया था जॉन रस्किन ने, ध्यान रखिएगा। हु रोट वुदरिंग हाइट्स, वुदरिंग हाइट्स किसने लिखा है? तो अभी हम ब्रॉन्टी सिस्टर्स की बात पीछे कर रहे थे, जेन आयर को हमने बताया था शार्लेट ब्रॉन्टी ने लिखा था। वुदरिंग हाइट्स को कौन लिखेगा? शार्लेट ब्रॉन्टी ने तो नहीं लिखा है। तो ये भैया बहुत ही फेमस इनकी सिस्टर थी इमली, इमली ब्रॉन्टी, एक ही मात्र नॉवेल लिखा है वुदरिंग हाइट्स ना, हॉरर नॉवेल हमारा है वुदरिंग हाइट्स जो है।
गोथिक नॉवेल जिसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा वुदरिंग हाइट्स जो है वो हमारी इमली ब्रोंटी महोदया ने लिखा हुआ है। नाउ द प्ले पिग्मैलियन वाज रिटन बाय, आपको पता है पिग्मैलियन हमारा एक प्ले है दैट इज अबाउट लैंग्वेज एंड क्लास ना, ये लैंग्वेज और क्लास के बारे में है। बड़े ही फेमस हमारे प्लेरिट थे। ये तो कभी-कभी कहते थे कि हम शेक्सपियर से भी ज़्यादा महान हैं ना, क्योंकि हमने उनसे ज़्यादा प्लेज़ लिखे हैं। 56-57 से ज़्यादा प्लेज़ इन्होंने लिखे हैं। इनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब जो थे, इन्होंने अबाउट लैंग्वेज एंड क्लास एक प्ले लिखा था जिसका नाम था पिग्मैलियन। द फर्स्ट फीमेल पोएट लॉरेट ऑफ ब्रिटेन वाज़, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोएट लॉरेट कौन था पहला, ये तो सबको याद है। पहला फीमेल पोएट लॉरेट ब्रिटेन का कौन है? तो इट वाज कैरोल एंड डफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मेरे हिसाब से 2009 में ये अपॉइंट हुई थी कैरोल एंड डफी, ध्यान रखिएगा। पहली फीमेल पोएट लॉरेट हैं ब्रिटेन की। इसके पहले जितने भी बने हैं सब मेल बने हुए हैं। पहली फीमेल पोएट लॉरेट इंग्लैंड की हैं कैरोल एंड डफी। द वेस्टलैंड सिंबॉलिकली एक्सप्रेसेस, वेस्टलैंड क्या एक्सप्रेस करता है? तो विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म को तो नहीं करता है, फ्रैगमेंटेशन एंड डिस्पेयर ऑफ मॉडर्न लाइफ, बिल्कुल सही है। हमारा टीएस इलियट की ये पोम है, आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस पोम है, 5 सेक्शन में लिखी गई है। अभी हम एमसीक्यूज कराएंगे इलियट पर, तो वहां पर आपको कम से कम वेस्टलैंड पर ही 50-60 क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ते हैं। 5 सेक्शन है, पांचों सेक्शन के नाम आपको याद रखने पड़ते हैं, उनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना पड़ता है ना, कौन सा पहले था कौन सा बाद में था। द टेक्निक ऑफ डाइंग फॉल इन ड्रामा रेफर्स टू, कह रहे हैं ड्रामा में एक टेक्निक होती है टेक्निक ऑफ डाइंग फॉल, ये किस चीज को रेफर करती है? डाइंग फॉल। डाइंग फॉल का मतलब होता है कि एक जब सॉफ्टली जो है फेडिंग कैडेंस होता है, सॉफ्टली जो है ग्रेजुअल डिग्रीज इन इंटेंसिटी, मतलब धीरे धीरे फेड करता है ना, धीरे धीरे फेडिंग कैडेंस जो है हमारा देखने को मिलता है। खास करके ये यूज करते थे हमारे शेक्सपियर साहब, डाइंग फॉल टेक्निक जो है वो शेक्सपियर साहब यूज करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक दो मिल जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। द ऑथर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, तो ये भी हमारा बिल्डंगस रोमन नॉवेल में आता है, कमिंग ऑफ एज नॉवेल में। चार्ल्स डिकेंस साहब, चार्ल्स डिकेंस साहब ने लिखा है, बड़ी ही फेमस नॉवेल है। नाउ द नेक्स्ट वन, द फाउंडर ऑफ द एबे थिएटर। एबे थिएटर हमारा जो है आयरलैंड में, इसके फाउंडर कौन थे? तो भैया 1904 में, शायद डेट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे 1904 ही है। 3 लोगों ने मिलकर के, एक तो हमारे थे विलियम बटलर एट साहब, विलियम बटलर एट साहब थे, और इनके साथ थी इनकी लेडी पैट्रन जो है, जिनका नाम क्या था? लेडी ग्रेगरी। इनकी पैट्रन थी लेडी ग्रेगरी। इन दोनों ने मिलकर के जो है लेडी ग्रेगरी ने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल शुरू किया था। मतलब आयरलैंड के जो लिटरेचर हैं उनका रिवाइवल जो है इन लोगों ने शुरू किया था। उसी के क्रम में इन्होंने जो है एबे थिएटर जो है फाउंड किया था। तो फाउंडर जो है इसमें लेडी ग्रेगरी का चूंकि नाम दिया हुआ है, तो बी एंड सी अगर हम देखें तो दोनों जो है हम यहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन विलियम बटलर येट्स को हम ज़्यादा तवज्जो यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनका काम ही ज़्यादा था, पैट्रनशिप थी ग्रेगरी की ना। तो सेंट्रल कैरेक्टर कह सकते हैं कि ही वाज सेंट्रल टू द फाउंडिंग ऑफ एवे थिएटर, ठीक है, आयरलैंड में। लेडी ग्रेगरी, हालांकि दोनों बोथ आ जाए तो ज़्यादा सही है। द डिवाइस यूज्ड इन ही पार्टेड आउट विदाउट अ वर्ड, कह रहे हैं ये सेंटेंस आ गया आपके पास, इसमें कौन सी डिवाइस यूज की गई है? कौन सी डिवाइस यूज की गई? ही पार्टेड आउट विदाउट अ वर्ड, बिना बोले वह चला गया। सिमली है, पर्सनिफिकेशन है, इलिप्सिस है, या मेटाफर है? तो ही पार्टेड आउट विदाउट अ वर्ड,
तो बिल्कुल सही है, दैट इज एलिप्सिस ना। एलिप्सिस क्या होता है? एलिप्स करना मतलब गायब करना बीच में से, ओमिशन ऑफ वर्ड, ओमिशन ऑफ वर्ड, दैट इज नोन एज एलिप्सिस। इसी को हम एलिप्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर एलिप्सिस यूज किया गया, ही पार्टेड आउट विदाउट अ वर्ड। विदाउट अ वर्ड, यहाँ पर विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड। तो कुछ सेंटेंस को हम जानबूझकर गायब कर देते हैं, ज्यादा जो है इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, ज्यादा जो है इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। तो इसी को एलिप्सिस बोलते हैं। वह गया बिना कुछ बोले हुए ना, अ वर्ड विदाउट स्पीकिंग, वर्ड तो बोला जाता है लेकिन यहाँ पर विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, विदाउट सेइंग अ वर्ड, कुछ भी आप यहाँ पर उसको जानबूझ करके एलिप्स कर दिया गया है ना। तो दिस इज कॉल्ड एलिप्सिस, ध्यान रखिएगा। नाउ द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन एंटी हीरो लिटरेचर इज, कह रहे हैं जो एंटी हीरो लिटरेचर होता है उसका प्रिंसिपल कैरेक्टर कैसा होता है? ऑल वर्चुअस नहीं, ऑल वर्चुअस तो नहीं होता है। मॉरली एम्बिगुअस और फ्लॉड ना, मॉरली एम्बिगुअस होता है, ध्यान रखिएगा। एंटी हीरो इज नॉट विलन, ध्यान रखिएगा। एंटी हीरो के अंदर सारी हीरोइक क्वालिटी होती है लेकिन मॉरली एम्बिगुअस करेक्टर होता है, ये ध्यान रखिएगा। एंटी हीरो ये डिस्प्ले करता है, जो ट्रेडिशनल हीरो है उसके कंट्रेरी डिस्प्ले करता है क्वालिटीज, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अंदर बुराइयां होती हैं, ये विलन होता है, क्रिमिनल होता है। द टर्म एग्नोस्टिक वॉज कॉइन्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। द टर्म एग्नोस्टिक ये किसने किया था बताइए? हाँ, ये एग्नोस्टिक क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज जो है, खास करके डिवाइन नॉलेज। तो इसी के संबंध में डिस्क्राइब करते हुए हमारे हक्सले साहब ने, थॉमस हक्सले साहब ने एक्सप्लेन किया है। इनका जो डिवाइन का, इनका मानना ये था कि हमारा जो वो है डिवाइन नॉलेज है वो बहुत कम है। इसी को टर्म इन्होंने दिया एग्नोस्टिक ना, एग्नोस्टिसिज्म। तो एग्नोस्टिसिज्म जो है इन्होंने एग्नोस्टी एग्नोस्टिसिज्म ये जो है टर्म इन्होंने यूज किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्नोस्टिसिज्म जो है टर्म वाज यूज्ड बाय थॉमस हक्सले। द सेटिंग फॉर अ पैसेज टू इंडिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल है, आप सबको पता है। किसने लिखा है? ई एम फॉस्टर साहब ने ना, ई एम फॉस्टर, ई एम एफ ओ आर एस टी आर, फ्रॉस्ट और फॉस्ट दोनों में से केवल जो है स्पेलिंग आगे पीछे है ना। हाँ, द सेटिंग ऑफ अ पैसेज टू इंडिया, तो क्या हो गया? चाइना नहीं, इंडिया, बिल्कुल इंडिया इसकी सेटिंग है, जो कि कॉलोनियल टेंशन को दिखाती है ना। नॉवेल जो है वो दिखाती है कॉलोनियल टेंशन को। द प्ले लुक बैक इन एंगर इज अ क्लासिक ऑफ, करें लुक बैक इन एंगर जो है कैसा प्ले है? किचन सिंक ड्रामा है, बिल्कुल भैया किचन सिंक ही ड्रामा है ये। किसने लिखा है इसको? तो हमारे जॉन ऑसबर्न ने, जॉन ऑसबर्न का ये ड्रामा है। कैसा ड्रामा है? किचन सिंक ड्रामा, पोस्ट वॉर ड्रामा, पोस्ट वॉर रियलिस्टिक ड्रामा, ठीक है। पोस्ट वॉर कौन सा? वॉर सेकंड, ध्यान रखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का है। 1950s ब्रिटेन को दिखाता हुआ है। द किचन सिंक, एंग्री यंग मैन, सब मैं पढ़ाया हुआ है। अभी भी आपका देखिए, हम आपकी एक एम एच अब्राहम की जो है एमसीक्यू सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च हो चुकी है एप्लीकेशन पर, आप वहां से उसको कर सकते हैं, जहां पर जितने भी टर्म्स हैं उनमें एम एच अब्राहम ने जितना फैक्ट दिया हुआ है उससे प्लस कुछ अपने से मिला करके 20, 30, 40 एमसीक्यूज हर एक टर्म पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्लास होने वाली है, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। द टर्म पर्सोना इन पोएट्री रेफर्स टू, कह रहे हैं पोएट्री में पर्सोना जो टर्म है ये क्या रेफर करता है? तो रिदम को बिल्कुल नहीं रेफर करता, रिदम को तो। द फिक्टिशियस स्पीकर, बिल्कुल यही पर्सोना होता है हमारा। जो पर्सोना होता है वो नरेटर होता है ना, हमारा नरेटर, उसकी आवाज होती है, उस दिखता नहीं हमको ना, फिक्शनल होता है, फिक्टिशियस होता है, दिखता नहीं है। जरूरी नहीं पोएट हो, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन उसी को पर्सोना बोलते हैं। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट?
पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है भैया? तो ये बड़ा डिबेटेड क्वेश्चन रहा है, लेकिन सैटर्न को ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। सैटर्न को इन बुक एंड फर्स्ट बहुत सारे क्रिटिक्स सैटर्न को ही मानते हैं। तो सैटर्न इज जो है राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द सोनेट हैज हाउ मेनी लाइन्स? ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ ले एग्जामिनेशन में और आप गलत करके चले आए। द टेक्निक ऑफ फ्लैशबैक, फ्लैशबैक टेक्निक क्या होती है? तो फ्लैशबैक जैसा शब्द ही आप जानते हैं, मूवीज आप बहुत देखते होंगे। तो जब हम पास्ट इवेंट्स को रिकॉल करते हैं, तो फ्लैशबैक जो है वो क्या करती है? वो इंटरप्ट्स क्रोनोलॉजी ना, नरेटर के अर्लियर इवेंट्स की जो क्रोनोलॉजी है उसी को दिखाती है। ठीक है, प्रेजेंट चल रहा होता है, फिर अचानक वो इंटरप्ट हो जाता है और पास्ट में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्लैशबैक टेक्निक। थिएटर में खूब यूज होता है। नेक्स्ट, द genre फार्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय? फार्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फार्स में एग्जैगरेटेड ह्यूमन और अब्सर्ड सिचुएशंस को दिखाया जाता है ना। जैसे हमारे कपिल शर्मा का शो आता है ना, वो मेरे लिए फार्स है, जिसका केवल एक ही पर्पज है, लाफ्टर क्रिएट करना, और कोई पर्पज नहीं है ना। तो कॉमेडी का पार्ट जो जो होता है, सबसे कह सकते हैं अब्सर्डिस्ट जो पार्ट होता है, वो फार्स है। मेरे हिसाब से फार्स जो है एक कॉमिक ड्रामेटिक जनरा है जो स्लैपस्टिक्स और अब्सर्डिटी को यूज करता है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, द डिटेक्टिव कैरेक्टर शर्लॉक होम वाज क्रिएटेड बाय? बड़ा ही फेमस आपने पढ़ा होगा, घर में जो जासूसी करता है उसको कहते भी हैं शर्लॉक होम्स हो गए हैं। तो ये कौन है शर्लॉक होम्स, किसने क्रिएट किया है? तो बिल्कुल सही, आर्थर कोनन डॉयले साहब ने जो है, इन्होंने एक पूरी होम सीरीज ही लिखी है ना, शर्लॉक होम सीरीज ही शुरू की थी इन्होंने, डिटेक्टिव नॉवेल्स, डिटेक्टिव स्टोरीज 1887। डॉले साहब बड़े ही फेमस ये हमारे डिटेक्टिव हैं ना, शर्लॉक होम्स। इन पे बहुत सारी जो है मूवीज, बहुत सारे सीरीज जो है बने हुए हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। इस सेशन में बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइव क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, बट डोंट वरी, लाइव क्लासेस डजंट मीन कि मैं आपको आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी, मैं वीडियोस लगातार आपको जो है देता जाऊंगा। एंड फॉर एनी क्वेरीज यू मे कॉन्टैक्ट मी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपनी बातें रख सकते हैं। देन एप्लीकेशन हमारा जो लिटरेचर क्रैक का है उसको डाउनलोड कर लीजिए। 4 कोर्सेज आपके जो है इस समय चल रहे हैं। टीजीटी की एमसीक्यू सीरीज लॉन्च हो गई, पीजीटी की एलटी ग्रेड मेंस का हमारा ऑलरेडी चल रहा है, और एमएच अब्राम पर बेस्ड एमसीक्यूज भी हमने शुरू कर दिया है। तो यू ऑल कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।